हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विथ पंकज पे। अब हम लोग NCERT के सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। पूरे यूट्यूब में इस तरह के वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कृपया NCERT का पूरा सीरीज़ मैंने जो अब शुरू किया है उसको देखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। SPD, लूसेंट, क्राउन, इन सब से सारा क्वेश्चन उसमें फैक्ट नहीं डाला गया होता है। ये NCERT का नोट्स है, इसलिए 5 मिनट 10 मिनट निकाल करके चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको पूरा कराऊंगा। ये क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए कि संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? तो पदार्थ कहते हैं। वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान या मतलब स्थान घेरती है या उसका जो आयतन होता है तो वो पदार्थ कहलाती है। प्राचीन भारत के दार्शनिक ने पदार्थ के पंच तत्व यानी जैसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, इन सब से बना है और पदार्थ का इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, ऐसे प्राचीन भारतीय के दार्शनिक ने बताते हैं। अच्छा, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ का कण अत्यंत सूक्ष्म होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और आगे देखिए, गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि पदार्थ के कण में अगर मतलब तापमान बढ़ाते हैं तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या होगी या फिर कण की गति क्या होगी, तो तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। उन लोगों के बीच में गैप होता है, इसीलिए मतलब वो एक दूसरे में अंतः मिश्रित हो जाते हैं। दो अलग अलग पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और विसरण किस में होता है? तो गैस में होता है, याद रखिएगा। दो अलग अलग पदार्थ के भी कण हैं, वो भी मिल जाते हैं, विसरण कहलाते हैं। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के साथ रखता है और इसे ही अंतराण्विक बल कहते हैं, अंतराणुक बल कहते हैं, याद रखिएगा। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण इन पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। हर प्रत्येक वस्तु में जो है या पदार्थ में अलग अलग आकर्षण होता है और इन्हीं बलों के कारण इनको पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कण की विभिन्न विशेषताओं का कारण है। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। ठोस का, द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार लेते हैं, परंतु द्रव का कोई आयतन नहीं होता है। आगे देखिए, द्रव में ठोस, द्रव में गैस, तीनों विसरण मतलब द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों विसरण संभव है। यानी द्रव में ठोस का या फिर द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। तीनों का विसरण हम लोग कर सकते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होता है, याद रखिएगा। ठोस की अपेक्षा द्रव में ज़्यादा होता है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रवों के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस की संपीड्यता भी काफ़ी अधिक होती है। यानी ठोस और द्रव की तुलना में सबसे पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कंप्रेशन वाला तत्व कौन किस में होगा? ठोस में, द्रव में, गैस में? तो गैस में होता है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाएं को बदला जा सकता है, टेम्परेचर और दाब में परिवर्तन करके। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बन जाता है वह इसका ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। यानी ठोस से कोई द्रव बन रहा है तो वो मतलब समझिए गल रहा है, तो इसीलिए उसको मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बोलेंगे। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। यानी गलने की जो वो प्रक्रिया है ठोस से द्रव में, उसको संगलन भी बोल सकते हैं। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें
और भी ऊष्मा दे दी जाए। याद रखिएगा, जब तक पूरी तरह से वो वस्तु गलेगा नहीं तब तक उसके टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, चाहे उसमें मतलब कितनी भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कण आकर्षण बल को बदलने के लिए, ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में परिवर्तन कोई वृद्धि दर्शाए, पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और यह ऊष्मा पदार्थ में छुपा होता है, इसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखिएगा। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह टेम्परेचर जिस पर द्रव उबलने लगे, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। आगे देखते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना अगर ठोस सीधे गैस में चला जाए या ठोस और वापस ठोस में बदले तो ये मतलब इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन। याद रखिएगा। आगे देखिए, पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है। पदार्थ के कणों के बीच जो उसमें दूरी में परिवर्तन है, इसीलिए उसका अलग अलग अवस्था है। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना, ठोस CO2 जो है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी शुष्क बर्फ उसको कहते हैं, और ऐसा ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है। दाब के बढ़ने और टेम्परेचर के घटने से गैस जो है वो द्रव में बदल जाता है। अगर दाब के बढ़ने या तापमान घटता है और दाब बढ़ता है तब गैस से द्रव में आता है। गैस से द्रव में आ रहा है यानी तापमान घट रहा है और गैस दाब उसका बढ़ रहा है। आगे देखिए, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोराइजेशन। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। याद रखिएगा। अब कुछ और प्रश्न देख लीजिए, यही सब इम्पोर्टेंट है और इन्हीं सब से अब मतलब NCERT में उठा के दे रहा है। देखिए अब जो आगे पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन से पदार्थ हैं? तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध, ये सब मतलब पदार्थ हैं। इस सब में कौन सा मतलब पदार्थ है चुनना है? तो देखिए, कुर्सी एक पदार्थ है क्योंकि ये स्थान घेरेगा, इसका मतलब खुद का आयतन है। वायु हो गया, बादाम हो गया, शीतल पेय हो गया, ये सब हो गया। विचार का कोई मतलब बताइए तो विचार कैसे होगा वो पदार्थ? विचार पदार्थ नहीं हो सकता है। स्नेह पदार्थ नहीं हो सकता है। घृणा पदार्थ नहीं हो सकता है। ऐसे ही अब मतलब छाटने के लिए दे देगा या फिर कुछ पूछ देता है तो लोग को लगता है कहाँ से आता है। तो थोड़ा बेसिक पढ़ लीजिए, उसके बाद आप भी बनाने लगिएगा। निम्नलिखित प्रेक्षण का कारण बताइए। जैसे गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास चलाता है। कोई गर्म खाना बन रहा है तो उसका सुगंध चलाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक आपको उसके पास जाना पड़ता है। बताइए तो ऐसा क्यों है? तो पढ़ते हैं, यह पदार्थ के कणों की विशेषताओं का गुण है। पदार्थ का जो कण है ना, उसकी विशेषता का गुण है, जो तापमान के बढ़ने से इनके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है। उसमें टेम्परेचर बढ़ रहा होता है तो मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच की दूरी अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान रह जाता है और फैलने लगता है। यही कारण है कि गर्म खाना के ठंडा जो है महक ठंडे के खाने की अपेक्षा हमेशा जल्दी पहुंचता है, हमारे पास पहुंच जाता है तेजी से। अब देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। इस पदार्थ के कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? मतलब स्विमिंग पूल में हम लोग जो होते हैं वो पानी को काटते हैं मतलब, तो ऐसा इस पर कौन सा गुण इस पर लग रहा है? यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता है, यानी उनके बीच में गैप होता है, तभी हम पानी को काट पाते हैं। आगे देखिए, पदार्थ के कणों की विशेषता बता दीजिए। पदार्थ के कणों की निम्न विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये सब उसका विशेषता है। जैसे रिक्त स्थान होना, निरंतर गतिशील होना, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, यानी घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम को व्यवस्थित करें। अब जैसे देखिए, ये हो गया
वायु, चिमनी, धुआं, शहद, जल, चाक, रुई, लोहा, ये सब मतलब घनत्व बढ़ते हुए क्रम है। अतिरिक्त प्रश्न उत्तर में अगर देखिए विसरण पूछेगा कि विसरण किसे कहते हैं, तो दो अलग अलग पदार्थों के कण जो है वो स्वतः मिलते हैं, उसी को विसरण कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर दे उसका पदार्थ का गलनांक हो गया। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे वह ताप उसका क्वथनांक हो गया। खौले लगा मतलब समझ जाइए। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक का नाम बताइए, तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ताप और दाब उत्तरदायी होता है उसकी अवस्था को बदलने के लिए, यही सब पूछता है, ऑप्शन में दे देगा। गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, तो अवस्था परिवर्तन के समय जो अवस्था जब परिवर्तन हो रहा होता है उस समय अस्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसी टाइम जो अस्थिर ताप पर पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा दी जाती है उसको गुप्त ऊष्मा। अथवा और देखिए एक और परिभाषा, जब कोई पदार्थ भौतिक अवस्था यानी जैसे ठोस से दूसरी भौतिक अवस्था द्रव में जा रहा है तो एक नियत ताप पर उसे कुछ ऊष्मा प्रदान करना पड़ता है, या वह एक नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है, चाहे तो ऊष्मा लेगा चाहे तो देगा। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है, यानी लैटेंट हीट जो होता है गुप्त ऊष्मा, वो ऊष्मा का वह मात्रा जो किसी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है। अवस्था परिवर्तन होता है उस टाइम अवशोषित किया जाता है या मुक्त किया जाता है, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कि उसका अवस्था किसी भी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हो रहा है उस टाइम या तो वो ऊष्मा ले लेगा या फिर ऊष्मा अवशोषित करेगा या ऊष्मा देगा, मुक्त करेगा, तो इसी को हम लोग वो उसमें गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब ठोस द्रव गैस का गुणधर्म देखिए। ठोस के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होगा, ठोस के बारे में ये सब है। स्पष्ट सीमा होगा ठोस का, स्थिर आयतन होगा, बाह्य बल के पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखेगा, बाहरी बल लगेगा फिर भी। अंतराणुक बल जो है ठोस में द्रव और गैस से ज़्यादा होगा, ये भी बात याद रखिएगा। अंतराणुक बल पूछ देगा कि निम्नलिखित में किस में अंतराणुक बल ज़्यादा होगा, ठोस, द्रव, गैस। आप लोग सोचते हैं कि ये तो कहाँ मिलेगा, ये सब अंतराणुक बल ये ठोस में अधिकतम होता है। आगे देखिए द्रव के गुणधर्म, तो द्रव के आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन लेकिन निश्चित होता है। द्रव में बहाव होता है, इनका आकार बदलता रहता है, बहाव होता है आकार भी बदलता रहता है। इनका अंतराणुक बल ठोस से कम होता है। अब गैस के गुणधर्म देखिए, ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैस की संप्रियता काफ़ी अधिक होती है, यानी गैस की संप्रियता बहुत ज़्यादा है, कंप्रेशन इसका। इनके कणों के बीच अंतराणुक बल सबसे कम है, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, इनका विसरण काफ़ी तेज होता है, विसरण भी तेज है और गैसों की संप्रियता भी तेज है। अतिरिक्त प्रश्न में देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उदाहरण दे करके समझाइए कि रिक्त स्थान होता है तो कैसे। मतलब वही चैप्टर में आपको इतनी बार ऐसे ऐसे वो पूरा बेसिक क्लियर करवाएगा, इसलिए इस तरह के वीडियो आप जो आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे उसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि आपको छोटा छोटा PDF के रूप में 5-10 मिनट का वीडियो आपको पूरा बहुत हेल्प कारागार साबित होगा। चलिए, पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है तो मतलब उसका उदाहरण देके समझाइए। जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं तो उसमें पोटेशियम मैग्नेट के कुछ परमैग्नेट के कुछ कण डालते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैग्नेट पूरी तरह बीकर में फैल गया है, अर्थात पोटेशियम परमैग्नेट के कण प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर जल में पोटेशियम परमैग्नेट का पूरा कण इधर से उधर मिल गया तो इसका मतलब जल में जगह था तभी तो वो मिलने दिया उसको। ये उदाहरण देके आपको समझाया। कारण बताइए किस चीज़ का, तो क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है जिसमें इसको रखते हैं। हाँ, उस बर्तन को पूरी तरह से भर देता है जिसमें इसको रखा जाता है गैस को। तो देखिए द्रवों की तुलना में गैस की संप्रियता ज़्यादा होता है, जिससे ये बर्तन में डालना तेज़ी से स्थान ले लेता है, मतलब चारों तरफ फैल जाएगा, चाहे थोड़ा सा हो भी तब भी फैलेगा, नहीं तो पूरा हो तब भी फैलेगा, और पूरी तरह से भर देते हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ये बताइए। शीतलता होती है, ऊपर पढ़े थे कि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, तो कैसे होती है। वाष्पीकरण के दौरान देखिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण आसपास
से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। यानी वाष्पीकरण होता है ना, तब उस टाइम कम हुई ऊर्जा पुनः ऊर्जा प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो है वो आप आसपास में जो ऊर्जा होता है वो उसको अवशोषित कर लेता है, और इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है, शीतलता आ जाती है। यानी वाष्पीकरण के समय आसपास की ऊर्जा को अवशोषित करता है द्रव का कण जो है, और वहाँ पर के मतलब ऊर्जा को अवशोषित की जाएगा तो वो ठंडा पड़ेगा ही। अब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं? जब वायुमंडलीय दाब 1 ATM, वायुमंडलीय दाब का माक 1 ATM यानी एटमोस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में चला जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब का माप 1 ATM हो तब, याद रखिएगा। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस और वापस ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी बिन ऊर्ध्वपातन हो गया कि द्रव अवस्था में आना नहीं है, ठोस से सीधे गैस में चला जाना है या फिर वापस डायरेक्ट ठोस में आ जाना है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब देखिए वाष्पीकरण होता है तो उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर देंगे। पहला, सतह क्षेत्र बढ़ने पर। वाष्पीय क्षेत्र एक सतही प्रक्रिया है, सतह क्षेत्र बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। बताइए, अब सतही क्षेत्र के बारे में आप जानिएगा नहीं तो ऑप्शन में दे देगा तो आप नहीं मार पाइएगा। यानी सतह क्षेत्र बढ़ने से भी प्रभावित होता है, तापमान में वृद्धि से, आर्द्रता में कमी से, वायु की गति में वृद्धि से, इन सब से। तो पहला देख लिए कि सतही प्रक्रिया है वाष्पीकरण, और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की भी दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। यानी तापमान बढ़ाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगा। आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जो जलवाष्प की आर्द्रता है, वायु में तो है थोड़ा बहुत जलवाष्प की मात्रा, तो जलवाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगा और घटने से आर्द्रता घटेगा। वायु की गति में वृद्धि, वायु की गति में वृद्धि होगा। अगर वायु तेजी से गति करेगा तो जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा क्या होगा? घट जाता है, इससे भी प्रभावित होता है। अब प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा चौथा अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई एनी गैस होता है, मतलब कोई एनी गैस होता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह आयनीकृत यानी आवेशित हो जाता है। जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगा तब यही गैस आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो गुप्त ऊष्मा देखिए, गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह से गल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों को आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके बिना कोई वृद्धि दर्शाए उस पर जो अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, यही ऊष्मा को हम लोग छुपा रहता है और फिर बाद में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो वायुमंडलीय ताप पर अगर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगा, यानी 1 kg ठोस को अगर गलनांक पर द्रव में बदलना है और उसमें जितना ऊष्मा लग रहा है उसको ठोस से गैस में ठोस से द्रव में बदलने में, तो उसी को हम लोग प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे, संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को क्या समझते हैं? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन हेतु जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसी को वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। ये उसी का हो गया, ये प्रसुप्त ऊष्मा, यहाँ प्रसुप्त कर लीजिएगा, यहाँ प्रसुप्त हो जाएगा, गुप्त लिख दिया है और यहाँ उत्तर दिया है प्रसुप्त ऊष्मा का। यहाँ प्रसुप्त ऊष्मा होगा। संघनन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर यानी ठंडा होकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, संघनन कहलाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर अर्थात भाप वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी भाप जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प के कणों में पानी के कण की अपेक्षा ज़्यादा मतलब गर्म होता है। कौन? वाष्प। क्यों? यह भाप ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यानी उसके पास में अपना ऊष्मा तो है, ये है ऊपर से 100 डिग्री सेल्सियस है, इसे है ये है, और गुप्त ऊष्मा भी रख ले जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है।
गलनांक और क्वथनांक में अंतर क्या है? तो गलनांक वह ताप जिस पर ठोस पिघलने लगे, और क्वथनांक जिस पर कोई द्रव उबलने लगे। इसमें ठोसों का गलनांक होता है, इसमें द्रव का क्वथनांक होता है। 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ का नाम बताइए। कपूर, नैप्थलीन और अमोनियम क्लोराइड, यानी कपूर, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड। ये सब ऊर्ध्वपातन विधि से जो होता है। पूछ देगा कि ऊर्ध्वपातन का विधि का कौन सा उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दे देगा, आप लोग देख लीजिए। इसी तरह से ये पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकेंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। क्लास 9 का एनसीईआरटी है, और ये पहला चैप्टर था। इससे आगे बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, तो वीडियो को वॉच करिए और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ताकि नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो बनाते हैं तो कोई भैया या कोई मतलब भाई लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। 20 मिनट में आपका पूरा ये वीडियो इसी तरह का चैप्टर बाय चैप्टर पूरा एनसीईआरटी हम करवाएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल सभी का, राजनीति शास्त्र, इतिहास सभी का एकदम करवाएंगे। अब साइंस का भी क्लास 9 के बाद 10 जाएंगे, 6 का, 7 का सब करवाएंगे। धन्यवाद।